हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज की क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे प्रीवियस क्लास में स्टार्ट किए गए टॉपिक को, जहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यूनिट 1 के अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं। अब तक कुछ क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं और बचे हुए क्वेश्चंस हैं हमारे पास, और चलिए वन बाय वन करके हम उन क्वेश्चंस को भी डिस्कस कर लें। उसके ऑप्शंस वगैरह हम देखें क्या है सवाल और किस तरह से आपको क्वेश्चन का आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 13 तक हो गया था हमारे लास्ट क्लास में, तो आज शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14, जहाँ पे सवाल है व्हाट इज़ ट्रू। क्वेश्चन में ही पूछ रहा है आपसे कि ट्रू क्या है इनमें से, यानी ऑप्शंस में से सही आपको ढूंढना है। सबसे पहले आप देखो फर्स्ट ऑप्शन, मीन्स आर लिमिटेड। पहला ऑप्शन है मीन्स आर लिमिटेड। नेक्स्ट ऑप्शन है वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड। थर्ड ऑप्शन है ऑप्शन सी, above both true, and the fourth option is above all false। चलिए, बड़ा ही बेसिक और सिंपल सा क्वेश्चन है ये। तो सवाल में पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा वो स्टेटमेंट है जो सही है। अब सही स्टेटमेंट हमको ढूंढना है तो पहले तो ऑप्शन देखने पड़ेंगे। सबसे पहला ऑप्शन कहता है कि मीन्स आर लिमिटेड। मीन्स का मतलब यहाँ पर हम रिसोर्स कहेंगे। मीन्स मतलब साधन, और साधन जिससे हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, तो उसकी बात हो रही है। और कहा जा रहा है कि क्या वो रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। तो देखिए पहला ऑप्शन तो करेक्ट है। हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है कि रिसोर्सेज जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, सीमित होते हैं। दूसरा ऑप्शन है वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड, यानी कि जो इच्छाएं हैं मनुष्य की, मानव की जो इच्छाएं हैं वो असीमित है। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि ह्यूमन वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड। तो देखिए ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है। साधन हमारे पास सीमित होते हैं, कम होते हैं, और इच्छाएं जो हैं हमारे पास वो असीमित हैं, यानी अनंत है। और ऑप्शन सी, दोनों स्टेटमेंट सही है। अगले स्टेटमेंट पे बढ़ें, ऑप्शन सी जहाँ पे कहता है अबव बोथ ट्रू, यानी कि दोनों जो ऊपर ए और बी है, क्या वो दोनों सही है? तो बिल्कुल दोनों के दोनों सही हैं। फिर भी एक बार ऑप्शन डी को देख लिया जाए। ऑप्शन डी में कहता है अबव ऑल फॉल्स, मतलब ऊपर के सारे जो ऑप्शंस है वो सारे के सारे गलत हैं। ऑप्शन डी देखिए सही आंसर नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर सही है ऑप्शन नंबर सी, जहां पर दोनों के दोनों स्टेटमेंट को सही बताया जा रहा है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 14 में हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जहां पर है above both are true, means are limited and wants are अनलिमिटेड। जहाँ कहीं पर भी हम ये पढ़ रहे हैं उसी विषय को हम इकोनॉमिक्स, उसी सब्जेक्ट को हम इकोनॉमिक्स कह रहे हैं। ये बातों को हम लोगों ने हमारे चैप्टर में डिटेल में डिस्कस भी किया है। अब चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। एंड अगला क्वेश्चन है, देखिए बोलता है व्हाट इज़ ट्रू। अगला क्वेश्चन भी काफ़ी मिलता जुलता है, जिसमें कह रहा है व्हाट इज़ ट्रू, और ऑप्शंस देखना होगा हम लोगों को। पहला ऑप्शन है मीन्स इक्वल्स टू वांट्स। ऑप्शन बी है मीन्स इक्वल्स टू वांट्स, एंड ऑप्शन सी में भी दिया हुआ है मीन्स इक्वल्स टू वांट्स। चलिए ऑप्शन को मैं थोड़ा सा यहाँ चेंज कर देती हूँ। मीन्स जो है वो लेस देन होते हैं वांट्स से। ऑप्शन सी मीन्स ग्रेटर देन होते हैं वांट्स से, और ऑप्शन डी एबव ऑल फॉल्स। ठीक है, ये सवाल है, और इस सवाल को आप देखें क्या है सवाल में। तो क्वेश्चन में कहता है कि इसमें से कौन सा सही है, ट्रू ढूंढिए। और पहला ऑप्शन है कि जो मीन्स हैं वो वांट्स के बिल्कुल बराबर हैं। जितनी इच्छाएं हैं
और जितने संसाधन हैं दोनों एक दूसरे के हमेशा बराबर होते हैं, ये बात पूरी तरह से गलत है, ऐसा नहीं होता। और यही तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम को जनरेट करता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। दूसरा स्टेटमेंट देखा जाए जहाँ कहता है मीन्स जो है वो वांट से हमेशा कम होगा, लेस देन होगा। क्या ये बात सच है? तो बिल्कुल, रिसोर्सेज का लिमिटेड होना, रिसोर्सेज का लिमिटेड होना प्रॉब्लम नहीं है, जबकि जो ह्यूमन वांट्स हैं उनका अनलिमिटेड होना इन कंपैरिजन टू रिसोर्सेज प्रॉब्लम है। वांट्स आपके हमेशा से ज़्यादा हैं और उन वांट्स को हम जिन रिसोर्स से पूरा करेंगे वो कम है, और यही जो सिचुएशन है इसी की वजह से इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होता है। यही सिचुएशन है जिसकी वजह से आर्थिक समस्या जो है वो उत्पन्न होती है। और इसी आर्थिक समस्या के बारे में हम जहाँ कहीं पढ़ते हैं या इसके सल्यूशन को हम जहाँ कहीं पर भी पढ़ते हैं, उसी विषय को हम अर्थशास्त्र कहते हैं, इकोनॉमिक्स कहते हैं। तो इस तरह से जब हम देखें कि ऑप्शन बी जहाँ पे बोलता है कि रिसोर्सेज वांट से कम होते हैं, तो ये ऑप्शन सही लग रहा है। बट एक बार फिर भी आगे बढ़कर देखें, ऑप्शन सी को देखते हैं जहाँ पर बोलता है मीन्स आर ग्रेटर देन वांट्स, मतलब संसाधन हमेशा इच्छाओं से अधिक होते हैं। देखिए, रिसोर्सेज अनलिमिटेड होते और वांट्स लिमिटेड होते, कोई इकोनॉमिक प्रॉब्लम ही नहीं होता। लेकिन यहाँ पर उल्टा है, रिसोर्स कम है और इच्छाएं ज़्यादा हैं। यहाँ पर ऑप्शन में कहता है कि रिसोर्स ज़्यादा हैं, इच्छाएं कम है। ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है, ऐसा है ही नहीं, क्योंकि ऐसा होता तो प्रॉब्लम ही नहीं होता। ऑप्शन डी भी देखिए नहीं होगा, बिकॉज सारे के सारे ऑप्शंस गलत नहीं हैं। तो जो सही ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, जहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जो मीन्स है वो कम है और जो हमारे वांट्स हैं, जो इच्छाएं हैं, वो अधिक है। इस तरह से 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर हम लोगों को मिला ऑप्शन नंबर बी, means are always less than the wants, that creates the problem of an economy। किसी भी इकोनॉमी के प्रॉब्लम को ये जनरेट करता है, और उसी इकोनॉमिक प्रॉब्लम को हम जहाँ पढ़ रहे हैं उसको हम इकोनॉमिक्स कहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, ऑप्शन ए consumption, option B production, option C exchange, and option D above all। क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, जहाँ पे हम लोगों से पूछा जा रहा है कि फॉलोइंग में से इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी है बताइए। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि जितनी भी एक्टिविटीज़ ह्यूमन करते हैं उन तमाम एक्टिविटीज़ को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और अगली है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ठीक है, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, दो एक्टिविटीज़ होती हैं जिनको हम यहाँ पर पढ़ते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का मतलब हो गया वो सारी की सारी एक्टिविटी जो कि रिलेटेड होती है अर्निंग और स्पेंडिंग इनकम से, पैसे को कमाने और खर्च करने से संबंधित जितनी भी एक्टिविटी ह्यूमन के द्वारा की जाती है उन सबको हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहते हैं। और जितनी भी एक्टिविटीज़ ह्यूमन पैसों को कमाने और खर्च करने से संबंधित करते हैं उन तमाम एक्टिविटीज़ को हम 5 कैटेगरीज़ में डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहली एक्टिविटी जो है
वो है प्रोडक्शन, उत्पादन की एक्टिविटी। दूसरी एक्टिविटी जो करता है ह्यूमन वो है कंजम्पशन। तीसरी एक्टिविटी है एक्सचेंज। चौथी एक्टिविटी जो होती है इंपॉर्टेंट वो है डिस्ट्रीब्यूशन। और पांचवी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है जिसको हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट। इस तरह से आप देख पाते हो कि 5 मेन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में हम कैटेगरीज बनाते हुए हर एक पैसों से संबंधित एक्टिविटी को इसके अंदर शामिल कर देते हैं। ये 5 एक्टिविटी किसी भी इकोनॉमी में पूरी की जाती है ह्यूमंस के द्वारा, पैसे को कमाने और खर्च करने से ये संबंधित होती हैं, जिनको हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज सिंपली बुला रहे हैं। इन 5 एक्टिविटीज़ के बारे में भी हम लोगों ने थोड़ा पढ़ा है। प्रोडक्शन एक ऐसी एक्टिविटी जिसके अंदर गुड्स एंड सर्विसेज का उत्पादन किया जाता है रॉ मटेरियल की मदद से। तो रॉ मटेरियल को खरीदने में पैसे खर्च हुए और गुड्स एंड सर्विसेज को बनाकर जब प्रोड्यूसर बेचेंगे तो उससे उनको पैसा मिलेगा। तो प्रोडक्शन पैसे को कमाने से संबंधित एक्टिविटी हो गई। दूसरा है कंजम्पशन, जहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज को यूज़ किया जाता है अपने नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। दैट एक्टिविटी इज़ कॉल्ड कंजम्पशन। और इसमें पैसे स्पेंड हो रहे हैं, खर्च हो रहे हैं, तो इसलिए ये भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तीसरी एक्टिविटी है डिस्ट्रीब्यूशन, जहाँ पर प्रोडक्शन के प्रोसेस में काम करने वाले लोगों को उनके काम के बदले में इनकम मिलता है। तो इनकम का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है अमंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, दैट एक्टिविटी इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन एंड दिस एक्टिविटी is directly related to earning income. Fourth activity is exchange, जहाँ पे हिंदी में इसको कहते हैं लेन देन, जिसके अंदर गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज किया जाता है इन टर्म्स ऑफ मनी। और पांचवी एक्टिविटी है इन्वेस्टमेंट, यानी कि निवेश की एक्टिविटी, निवेश की प्रक्रिया, जिसमें गुड्स एंड सर्विसेज के उत्पादन के लिए पैसे खर्च किए जाते हैं, लगाए जाते हैं। और प्रोडक्शन का प्रोसेस इन्वेस्टमेंट के प्रोसेस के कारण ही होता है। तो ये 5 मेन एक्टिविटीज़ हैं और हमारा सवाल इसी एक्टिविटी से रिलेटेड है। तो अब ऑप्शन में देखें 5 हैं। ऑप्शंस में देखिए क्या क्या गिवन है। सबसे पहला ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन ए कंजम्पशन। देखिए ये है एक इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो वो ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन बी जिसमें कहता है प्रोडक्शन, प्रोडक्शन भी एक इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ऑप्शन सी तीसरा है विच इज़ एक्सचेंज, एक्सचेंज भी एक इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है। एंड ऑप्शन डी जो कि है अबव ऑल, यानी कि ये सारे पॉइंट्स, तो ऑप्शन डी हो जाएगा हमारे क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब, जिसके अंदर हमारे बाकी के सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। और भी ऑप्शंस हो सकते थे, प्रोडक्शन की जगह पे एक्सचेंज हो सकता था, एक्सचेंज की जगह पे इन्वेस्टमेंट होता, कंजम्पशन की जगह डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता था। इस तरह से आपको इन 5 एक्टिविटी को याद रखना है और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए आपको उसका जवाब दे देना है। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो गया हमारा कंप्लीट। एंड नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी भी अर्थव्यवस्था में ये 5 एक्टिविटीज़ पूरी की जाती है और आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जहाँ कहीं पर भी यही 5 एक्टिविटीज़ होती हों उसी प्लेस को, उसी एरिया को हम इकोनॉमी भी कहते हैं। यानी इकोनॉमी की परिभाषा भी आप इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बेसिस पर दे सकते हैं। चलिए आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 17। जहाँ पर है सवाल हु डिवाइडेड इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन माइक्रो एंड मैक्रो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है हमारा और इसके ऑप्शंस हमारे पास दिए हुए हैं। सबसे पहला ऑप्शन है रैग्नर
फ्रिश, ऑप्शन बी है स्टिगलर, ऑप्शन सी है स्कोट्स विस्की और ऑप्शन डी है सैमुअलसन। इस तरह से 4 ऑप्शन। और सवाल है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को माइक्रो और मैक्रो में किसने डिवाइड किया, किसने बांटा। हम लोगों ने पहले ही पढ़ा है कि इकोनॉमिक्स के अंदर हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की स्टडी करते हैं। तो ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की स्टडी है इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था 1933 में। इकोनॉमिस्ट जिनका नाम था रैगनर फ्रिश उनके द्वारा, और इस तरह से उन्होंने इकोनॉमिक्स की स्टडी को 2 पार्ट यानी कि माइक्रो जिसका मतलब होता है स्मॉल, या फिर आप बुला सकते हैं इंडिविजुअल, यानी जब आप इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की स्टडी स्मॉलर लेवल पे करेंगे तो उसी को माइक्रो इकोनॉमिक्स कहेंगे। और दूसरा था मैक्रो, यानी कि इसका मतलब होता है लार्ज, या फिर आप बुलाइए एग्रीगेट मतलब टोटल। तो जब भी आप इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की स्टडी एग्रीगेट लेवल पे करेंगे तो उसे कहेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की स्टडी अपने आप में काफ़ी डिटेल स्टडी है, काफ़ी डीप स्टडी है, और इसको इजी बनाने के लिए रैगनर फ्रिश नामक इकोनॉमिस्ट ने 1933 में इसकी स्टडी को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। और इस तरह से हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को 2 अलग अलग पार्ट यानी कि माइक्रो और मैक्रो में पढ़ते हैं। तो अगर सवाल है कि माइक्रो और मैक्रो के रूप में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को किसके द्वारा डिवाइड किया गया, तो ऑप्शन में देखिए ऑप्शन नंबर ए जहाँ पे दिया है रैगनर फ्रिश, वो हमारे इस सवाल का सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। बाकी के सारे ऑप्शन गलत है। स्टिगलर इकोनॉमिस्ट हैं, अलग तरीके से इन्होंने अपना डेफिनेशन और अपने कंट्रीब्यूशन को इकोनॉमिक्स में दिया है। स्की जो हैं वो भी एक इकोनॉमिस्ट हैं, लेकिन इन्होंने माइक्रो और मैक्रो की बात नहीं करी है, इन्होंने उसके अंदर अपने कॉन्सेप्ट को दिया है। और सैमुअलसन भी इस सवाल के जवाब में नहीं आएंगे, बिकॉज सैमुअलसन का भी अपना योगदान है और इन्होंने इकोनॉमिक्स में उसके मीनिंग और डेफिनेशन में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है। इस तरह से ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा हमारे क्वेश्चन नंबर 17 का। मैंने आपको पहले भी कहा था चैप्टर 1 यानी यूनिट 1 जो हम पढ़ रहे हैं, इसमें जो चैप्टर 1 है इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन, ये बेसिक आपका पहला यूनिट इकोनॉमिक्स के मीनिंग, डेफिनेशन और अलग अलग इकोनॉमिस्ट के स्टेटमेंट इससे रिलेटेड है ज़्यादा। तो आप सवाल भी देखोगे कि वैसे ही सवाल आपसे ज़्यादा से ज़्यादा इस चैप्टर में पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ा जाए और अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 18 जहां पर है इंडिविजुअल यूनिट इज स्टडी मटेरियल। ऑफ सबसे पहला ऑप्शन माइक्रो इकोनॉमिक्स, दूसरा ऑप्शन मैक्रो इकोनॉमिक्स, तीसरा ऑप्शन है बोथ दी एबव, एंड चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। इस तरह से 4 ऑप्शन आपके सवाल के, जहाँ पर सवाल में कह रहा है कि इंडिविजुअल यूनिट की स्टडी किस के अंदर आती है या किसका पार्ट है, मटेरियल किसकी है। तो पहला ऑप्शन देखिए माइक्रो इकोनॉमिक्स, जहाँ पर इकोनॉमिक्स तो हम लोगों को पता है माइक्रो का मतलब होता है जब कभी, माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब हो गया जब कभी भी आप इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की स्टडी करते हैं
और अगर आप ये स्टडी स्मॉल लेवल पे करें या फिर इंडिविजुअल लेवल पे करें तो उसे ही हम माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। तो हमारा पहला सवाल जो है, पहला नहीं, हमारा जो सवाल है वो कहता है कि इंडिविजुअल यूनिट हम किसके अंदर पढ़ रहे हैं, और माइक्रो के अंदर हम इंडिविजुअल यूनिट ही पढ़ते हैं। तो पहला ऑप्शन हमारे सवाल के जवाब के लिए बिल्कुल एप्ट है, सही है। लेकिन फिर भी हम ज़रा आगे बढ़ेंगे और इस ऑप्शन को भी रुकेंगे, अगले ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी, जहाँ पे कहता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो वर्ड का मतलब ही होता है कि जब आप इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की स्टडी करते हैं और जब आप इसकी स्टडी लार्ज लेवल पे करें या फिर एग्रीगेट लेवल पे करें, टोटल लेवल पे करते हैं, तो उसको हम मैक्रो इकोनॉमिक्स बुलाते हैं। तो यहाँ पर इंडिविजुअल की स्टडी ना हो करके टोटलिटी पे बात होती है, तो ऑप्शन बी गलत है। ऑप्शन सी में कहता है बोथ दी अबव, तो देखिए ये भी नहीं होगा बिकॉज दोनों आंसर नहीं है। एंड ऑप्शन डी में कहता है नन ऑफ दीज, तो देखिए ये भी गलत है बिकॉज ऐसा नहीं कि कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, आपके कुछ ऑप्शन हैं जो सही है। जैसे कि ऑप्शन ए माइक्रो इकोनॉमिक्स, वो आपके क्वेश्चन नंबर 18 का सही जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 18। चलिए मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 19। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, जहाँ पर देखिए सवाल में क्या है। क्वेश्चन नंबर 19 में कहता है इन विच ब्रांच, कौन से ब्रांच में नेशनल इनकम इज इंक्लूडेड। नेशनल इनकम इज इंक्लूडेड। ऑप्शन देखिए, सबसे पहला ऑप्शन है माइक्रो इकोनॉमिक्स, ऑप्शन नंबर बी है मैक्रो इकोनॉमिक्स, ऑप्शन नंबर सी है सेम बोथ दी अबव, एंड ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दीज। इस तरह से चार ऑप्शंस क्वेश्चन नंबर 19 के, जहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि कौन से ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स के अंदर हम नेशनल इनकम को इंक्लूड करते हैं। जो नेशनल इनकम है यानी कि पूरे राष्ट्र की आय, ये हम कहाँ पढ़ते हैं। तो देखो नेशनल इनकम एक पूरे के पूरे कंट्री के इनकम को कह रहे हैं। अब जब तुम पूरे के पूरे कंट्री के इनकम की बात कर रहे हो तो इंडिविजुअल लेवल पे आप बात तो नहीं कर रहे हैं। नेशनल इनकम जो है वो टोटल लेवल पे होने वाला बात है, टोटल या फिर बोलिए एग्रीगेट लेवल पे बात हो रही है, जहाँ पे आप नेशनल इनकम को कैसे निकालेंगे। तो किसी भी इकोनॉमी में जितने भी लोग रहते हैं उन तमाम लोगों के द्वारा जो भी इनकम अर्न किया जाता है, उस इनकम को जब आप जोड़ेंगे, सम करेंगे, तो आपको पूरे देश की आय मिलेगी। और ये अपने आप में एग्रीगेट लेवल में होने वाली बात है। माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम इंडिविजुअल लेवल पर स्टडी करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम एग्रीगेट लेवल पे स्टडी करते हैं। और एग्रीगेट लेवल पे स्टडी नेशनल इनकम की भी की जाती है। तो जो सवाल है कि कौन से ब्रांच में हम नेशनल इनकम को इंक्लूड करेंगे, ऑप्शन बी जो होगा वो हमारा सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम नेशनल इनकम की स्टडी करते हैं, ना ही माइक्रो में, ना दोनों में, और ऑप्शंस नन ऑफ दीज तो होगा ही नहीं। तो ऑप्शन बी जो है वो सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का। चलिए इस बात पे फटाफट से मूव करा जाए अगले सवाल पर।
आप देख रहे हैं सवाल किस किस तरह से पूछे जा सकते हैं। ये जो क्वेश्चन था ये हमारा एक एग्जाम्पल से रिलेटेड क्वेश्चन था, एग्जाम्पल दिया हुआ था और उस एग्जाम्पल के बेसिस पर आपको माइक्रो और मैक्रो में डिफरेंस करना था। हम लोगों ने माइक्रो मैक्रो का डिफरेंस पढ़ा है, तो उसके बेसिस पर हम आराम से इस सवाल का जवाब जो है वो दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, जहाँ पे सवाल है इकोनॉमिक्स is neutral between ends. Who said it? Option A, Adam Smith. Option B, Marshall. Option C, Pigou. And option D, Robbins. इस तरह से क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे हमारा कंप्लीट है। और सवाल एक बार पढ़ा जाए कि सवाल क्या है। अगेन ये स्टेटमेंट रिलेटेड क्वेश्चन है और स्टेटमेंट में दिया हुआ है कि किसने कहा था कि इकोनॉमिक्स जो है वो न्यूट्रल होता है बिटवीन द एंड्स। मतलब इकोनॉमिक्स के अंदर हम डिस्कस करते हैं या स्टडी करते हैं कि हम लोग जो हैं वो अपने वांट्स को लेकर के चुनाव करते हैं, अपने वांट्स के लिए चुनाव करते हैं, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए लिमिटेड रिसोर्सेज में चुनाव करते हैं। और वो चुनाव करने के बारे में जहाँ कहीं पर भी बात हो रही है वो किसने कहा था। तो देखिए चुनाव यानी चॉइस आपको तब करना पड़ेगा जब सिचुएशन होगी स्कैरसिटी की, और स्कैरसिटी रिलेटेड बात जो है वो कही गई है रॉबिन्स के द्वारा। रॉबिन्स ने इकोनॉमिक्स में स्कैरसिटी एंड चॉइसेस पर ज़्यादा जोर दिया है। बाकी के जो लोग हैं इन्होंने अलग अलग तरीके से अपने अपने स्टडी को किया है। एडम स्मिथ ने अपने स्टडी में वेल्थ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया, मार्शल ने वेलफेयर को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया, पिगू ने फॉलो किया है आपके एडम स्मिथ को, तो इन्होंने भी फॉलोवर ऑफ एडम स्मिथ हैं ये, तो इन्होंने भी कहीं ना कहीं अपने स्टडी में वेल्थ पर ज़्यादा फोकस किया। तो जो ऑप्शन डी होगा रॉबिन्स, वो आपके इस सवाल का जवाब हो जाएगा। ऑप्शन डी एल रॉबिन्स, लियोनल रॉबिन्स थे जिन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था कि इकोनॉमिक्स जो है वो न्यूट्रल है बिटवीन द एंड्स एंड वांट्स, जहाँ पर अर्थशास्त्र के अंदर हम कमी और कमी के कारण उत्पन्न होने वाले चॉइसेस के बारे में पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर हो गया हमारा फिनिश, और अब हम अगले सवाल पर मूव करेंगे। बट अगला जो क्वेश्चन है वो हम हमारे अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट एक और क्लास करके ये जो चैप्टर है और इस चैप्टर के बेसिस पे जो पॉसिबल क्वेश्चंस हैं वो हम लोग फिनिश कर लेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के डिस्कशन के साथ मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।